पिछले कल से चल रहा था और फर्स्ट टाइम ये 2 दिन तक जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चली, जो अभी कंक्लूड हुई है। और इसमें जो फैसले लिए गए हैं वो प्रदेश की जनता तक पहुंचे, उसके लिए हमने आपको ये कष्ट दिया है आने का। और हमने लगभग 100 से भी ज़्यादा आइटम्स थी, जो एजेंडा था 100 से भी ज़्यादा का था, और सब इश्यूज़ पे डेलिब्रेशन की। और हमारे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सारे मेंबर्स जो थे इसमें प्रेजेंट थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले तो HRTC एक ऐसा कॉरपोरेशन है जिसने अपने यहाँ पे OPS लागू किया, और OPS लागू करने से 9099 कर्मचारी इसके दायरे में आए। 10,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं हमारे पास एट प्रेजेंट, और उनमें से 9,099 कर्मचारी जो है OPS के दायरे में आए, जिन्होंने पहले NPS ऑप्ट कर रखी थी। तो एक बहुत लगभग सारी HRTC ने OPS को ऑप्ट किया है। और इसमें 170 के आसपास वो लोग हैं जो रिटायर हो गए थे। रिटायर होने के बाद वो NPS में थे और उनको मामूली पेंशन लगनी थी, उनको भी हमने OPS में आने का मौका दिया रिटायरमेंट के बाद, उन पेंशनर्स को भी। तो ऐसे लगभग 170 से ज़्यादा रिटायरी जो हैं उनको भी इसका बेनिफिट हुआ है। और 696 ऐसे पेंशनर हैं जिनको कि हमने, जो 74 साल से ज़्यादा के हैं, उन सबको ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि रिवीजन ऑफ पेंशन जो 2016 से मिलनी थी उनको, 2016 से जो बैकलॉग था वो जो उनको मिलना था, और उनको 23 करोड़ रुपया देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 23 करोड़ रुपया उन लोगों को जो 75 साल से ऊपर हो गए थे, और 2016 से उनको जो है रिवीजन ऑफ पेंशन होना था, तो वो हमने कर दिया। 23 करोड़ रुपया वो पेंशनर्स को जा चुका है। और उसके बाद हमारे 222 ऐसे पेंशनर थे जो कि रिटायर हो गए, लेकिन उनको पेंशन नहीं लगी थी काफ़ी अर्सा से। और आपने देखा होगा कि ये लगातार इशू चर्चा में था कि HRTC से लोग रिटायर हो गए और उनको वो पेंशन नहीं लगी। तो 222 सेवानिवृत्त जो कर्मचारी थे उनको पेंशन लगा दी गई, और कम्यूटेशन का राशि भी इसमें शामिल है, और 38 करोड़ रुपए उनके खातों में डाल दिया गया है। 29 करोड़ उनके खातों में डल गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैसला है। और थर्ड, हमने ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर को डायरेक्ट किया था, उसमें ये था कि सितंबर 2024 तक जितने भी सेवानिवृत्त पेंशनर हैं उनको जो है हमने ये कहा था कि
DCRG डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी जो है उनको दे दी जाए। तो वो भी हमने सुनिश्चित कर दिया कि उनको 34 करोड़ रुपया उनके खाते में डाल दिया गया है। और उसके बाद हमने कहा था कि अप्रैल 2023 से लंबित जो लीव एनकैशमेंट है उसका भुगतान कर दिया जाए। तो 23 करोड़ रुपया लीव एनकैशमेंट का उनके खातों में डाल दिया गया है। और 65, 70, 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पेंशनों को जो क्रमशः 5, 10 और 15 पेंशन अलाउंस का भुगतान करने था सरकार की तर्ज पे, वो भी 3500 पेंशनर्स को जो उनका उसका फायदा देना था वो दे दिया गया है। और हमने ये सुनिश्चित कर लिया है कि जो महंगाई भत्ता प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को मिल रहा है 45% का, वो 45% महंगाई भत्ता हमने निगम के कर्मचारियों को देने में जो डिसीजन किया था उसको इम्प्लीमेंट पूरी तरह कर दिया गया है। फिर जो बैक डेट से कर्मचारी रेगुलर होने थे और जिनका कोर्ट से भी समय समय पे फैसले आ रहे थे और बैक डेट के कर्मचारी कि उनको 1 साल पे पक्का होना था वो नहीं हुए और समय चलता रहा ऐसा ही मसला। और अब हमने जो है उनको बैक डेट रेगुलर का एरियर का लाभ दिया है और पहली किस्त में हमने 15.5 करोड़ रुपया राशि उनके खातों में डाल दी है और ये क्रम अब चलता रहेगा। और हमने जो महंगाई भत्ते का एरियर रहता है निगम के कर्मचारियों को 30 सितंबर 2025 तक के 3% महंगाई भत्ते का जो एरियर 31 मार्च 2026 से पहले देने और 31 मार्च 2026 तक हम ये एरियर जो है उनका दे देंगे। ये फैसला हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में 3% महंगाई भत्ते का एरियर है ये। और 6 महीने का जो हमारे कर्मचारी हैं उनको मेडिकल रिम्बर्समेंट देने का भी हमने फैसला किया है। और इसके अतिरिक्त जो हमने जो मेडिकल रिम्बर्समेंट है उसमें 2.53 करोड़ हमने क्लेम्स जो है रिटायरीज के दे दिए हैं और 1.68 करोड़ का हमने रेगुलर एम्प्लॉइज़ को 1/1/2023 से अब तक जो है उनको भी हमने ये राशि दे दी है। और जो DA का एरियर अब तक हमने 5 करोड़ 7 लाख रुपए का वो हमने जारी हम कर चुके हैं। और अभी हमने जो हमारे ड्राइवर कंडक्टर रात में बसेस लेके जाते हैं या शाम को किसी गांव में हॉल्ट करते हैं तो एक फैसला है कि जो 30 किलोमीटर तक की सीमा है उनको नाइट अलाउंस नहीं मिलता है, लेकिन वो रहते घर से बाहर हैं। तो हमने ये फैसला किया है कि ये 30 किलोमीटर की सीमा हमने हटा दी है और इनको नाइट आउट अलाउंस जो है वो देने का हमने फैसला कर दिया है। और आपको मालूम होगा बड़ी देर से चल रहा है ये पीस मील वर्कर भर्ती किए थे हमने पहले हमने काफ़ी रेगुलर कर दिए हैं। अब उसमें से अब 78 बचे थे, उनको भी हमने वन टाइम सेटलमेंट करते हुए 78 को जो है कॉन्ट्रैक्ट पे लेने का फैसला कर दिया है।
इसके अलावा जो तरह तरह के एरियर्स थे वो हमने उनको देने की इजाज़त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में की बैठक में दी है। और फाइनेंशियल बेनिफिट्स की जहाँ तक बात है, जो हम विद इन मीन्स कर सकते थे वो हमने प्रयास किया है। और जब से ये प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, हम 36 महीने सरकार को आए हुआ है, तो 36 महीने की हम तनख्वाह दे चुके हैं, 36 महीने की पेंशन दे चुके हैं, इस महीने की हम तनख्वाह दे चुके हैं, और अब सिर्फ पेंशनर्स की इस महीने की पेंशन जो है हमें देनी रहती है। अदरवाइज़ हमें जो तनख्वाह और पेंशन को लेके जो बाहर चर्चा की जाती है, उसमें मैं बड़ा स्पष्ट हम कह देना चाहते हैं कि एक तारीख की लड़ाई है ज़रूर, कि वो कहते हैं कि आप हमें फलां तारीख तक जो है पे पेंशन दें, और क्योंकि हमें भी HRTC को स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट आती है, उस ग्रांट पे निर्भर होना पड़ता है। अदरवाइज़ अब तक जो भी पे एंड पेंशन बनती थी वो हमने दी है। और हमारे MD साहब क्योंकि IT के एक्सपर्ट हैं, और काफ़ी काम हमारा जो है HRTC के काम में बदलाव किया जा रहा है, और इसी के चलते जो है हिम बस कार्ड पोर्टल लॉन्च हुआ, और इसमें लगभग 21,000 लोग अब तक कार्ड बना चुके हैं। इसमें यह है कि कार्ड का पहले वो रहता था, क्योंकि हैंडमेड कार्ड होता था, कागज़ का कार्ड होता था, उसकी मिसयूज़ भी होती थी। अब ये है कि इसकी ऑथेंटिसिटी है कार्ड की, और वो कार्ड बन रहे हैं। और दूसरा, हमने जो हमारी एम्प्लॉइज़ की वेतन वगैरह जो हैं, उसका हमने HRTC ने एक्सिस बैंक, यूको बैंक और पंजाब नेशनल बैंक से कल ही करार किया है। तो उनको जो की तनख्वाहें जिस भी बैंक में जाएंगी, तो जो बैंक की स्कीम्स हैं, कोई इंश्योरेंस की स्कीम है, कोई दूसरी उनके स्कीम्स हैं, बैंक की जितने भी रिलेटेड स्कीम होंगी, उसका सारा लाभ जो है एम्प्लॉइज़ को मिले। तो वो हमने करार किया कि अगर हम आपके खाते में पे एंड पेंशन भेजते हैं, तो वो उन सब स्कीमों को फ़ायदा जो है 3 बैंकों ने हमारे साथ करार कर लिया है, और MOU हमारे उनके साथ हो गए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट काम ये हुआ, जैसे हमारी बुकिंग होती है वो हम बस अड्डों पे करते हैं, तो बस अड्डों के जो काउंटर्स हैं वहाँ पे होते हैं, और लोगों को ये करने के लिए बस अड्डे पे आना पड़ता है। लेकिन अब हमने लोक मित्र केंद्रों को ऑथराइज कर दिया कि गांव में बैठा आदमी लोक मित्र केंद्र में अपनी टिकट बुक कर लेगा, वहीं से तो उसको बस अड्डे में नहीं आना पड़ेगा। और इस ढंग से हमारी लगभग 6500 लोक मित्र केंद्र के आसपास हैं, तो हमारी बुकिंग काउंटर बुकिंग जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी कि आदमी को गांव में घर में बैठे ही वो, और हिम बस कार्ड भी घर बैठे ही आदमी बना सकता है, घर बैठे कार्ड बनाएगा। और जो लाइनें लगती थी HRTC के दफ्तरों के बाहर, या फिर स्कूल के लोग मानते नहीं थे कि जी हमने नहीं बच्चों के कार्ड बना के देने, हालांकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन वो कहते थे HRTC में बनाओ जाके। लेकिन अब ये कार्ड जो हैं बिना कतार में लगे अब उपलब्ध हो सकेंगे।
एक आप देख रहे थे कि बार बार खबरें छप रही हैं कि ये HRTC की बसें खराब हो रही हैं। हालांकि बसें तो एक फार्मूले के तहत ही चलती हैं और उसमें जो बस कंडम करने का तरीका है उसमें 9 साल पे बस कंडम 9 लाख पे बस कंडम होती है या 15 साल पे बस को कंडम किया जाता है। तो ये मोटे तौर पे एक थंब रूल है कि HRTC की बस को अगर हटाना है तो 9 लाख। और अब हमने ये फैसला लिया है, कमेटी MD साहब ने बनाई थी, उसकी रिकमेंडेशंस आ गई और उसमें हमने ये कर दिया है कि जो भी बसें अभी हमें 2.5 किलोमीटर के नीचे एवरेज दे रही हैं वो बसें हम सर्विस से हटा रहे हैं। 2.5 की एवरेज जहाँ भी आ रही है उसको हम हटा रहे हैं। सेकेंडली 9 साल से 15 साल के बीच में हमने फार्मूला बना दिया है। 10 साल पे, 11 साल पे, 12 साल पे, 13 साल पे, 14 साल पे, 15 साल से बस को अगर हटाना है तो उसको रिपेयर के साथ जोड़ दिया है कि कितनी रिपेयर जो है हमें अलाउ करनी है। जैसे 14 साल कोई बस हो गई, उसको 2.5 लाख रुपया अगर रिपेयर रिक्वायर्ड है तो हम उसको रिपेयर नहीं करवाएंगे, हम उसको हटा देंगे। ऐसे ही अगर 13 साल पे कोई बस 2 लाख से ज़्यादा मांगती है, 1 लाख से 1 लाख रुपया मांगती है, वो इन्होंने तय कर दिया फार्मूला उसको हटाने के लिए जो है। अभी तक एक सेट फार्मूले पे चल रहे थे तो, लेकिन अब जो है इस तरह अगले 2 महीने में 500 बसें जो हैं जिनकी वजह से हिमाचल की जनता को परेशानी नहीं हो रही थी, 500 बसें रोड से हटा दी जाएंगी। ये जो कहीं पे ख़राब हो जाती हैं या कहीं पे खड़ी हो जाती हैं और उसकी चर्चा फिर करते हैं, तो इसलिए 500 बसों को हटाने का फैसला किया गया है और उसका सारा मूल्यांकन कर लिया गया है HRTC के एक्सपर्ट्स ने। और रिप्लेसमेंट में हम पहले ही 297 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर दे चुके हैं और सेकेंडली जो है 250 बसेस में का टेंडर हमने किया था डीजल की बसों का, क्योंकि उसमें सिंगल टेंडर आया तो वो हमने दोबारा से टेंडर करने के आदेश दे दिए हैं 250 बसों के लिए। 100 हम मिडी बसेस खरीद रहे हैं जो छोटी 24 सीटर बसेस हैं और उसका भी तीसरा टेंडर, थर्ड एंड फाइनल टेंडर हमने करने के आदेश दे दिए हैं। और 100 जो है हमारे टेम्पो ट्रैवलर उसका भी फाइनल टेंडर करने के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ सिंगल टेंडर्स आए हैं वहाँ हमने दोबारा से टेंडर करने के आदेश दे दिए हैं। तो 297 इलेक्ट्रिक बसेस हैं और 250 डीजल बसेस हैं, 100 जो है मिडी बसेस हैं और उसके बाद 100 जो है टेम्पो ट्रैवलर हैं और ये फ्लीट में आएंगे और 500 बसेस जो है फ्लीट से बाहर हो जाएंगी ताकि जनता के मुताबिक हम काम कर सकें, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट में हैं और HRTC पिछले 50 साल से जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है। और अभी कुछ लोगों ने ये खबरें छापी थी कि 17-18 ऐसी बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं जो नई बसेस थी, 5-6 साल चली हुई हैं, वो सड़कों पे खड़ी हैं और HRTC ने उनको लवारिस छोड़ा हुआ है। उसमें ये है कि हमारे पास ये जो बसेस जब खरीदी गई इसमें बैटरी का क्लॉज साथ में नहीं जोड़ा गया कि जब एक बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो कंपनी द्वारा से बैटरी देगी, वो क्लॉज मिसिंग था तो इसलिए ये बसेस खड़ी हो गई।
डिपार्टमेंट का मानना है कि ये बसेस अभी 6-7 साल तक सर्विस दे सकती हैं, बशर्ते इनकी बैटरी खरीदने की इजाज़त दे दी जाए। और इसलिए ये 22-23 लाख रुपए की बैटरी आती है इसकी, और करार सही नहीं था, जिस वजह से दोबारा बैटरी नई इनमें पड़ी। तो वो हमने आज उनको इन बसेस में भी नई बैटरी डाल के इनको अगले 6-7 साल तक इस्तेमाल करने की हमने इजाज़त दी है। और इसके अलावा हमने हमारा जो बस अड्डे बनाने की जो प्रक्रिया है, एक तो बस अड्डे जो मंडी भराड़ी जो है वहाँ पे एक हमारा बस अड्डा बनना है, और हमारे पास वहाँ ज़मीन उपलब्ध है। वो हमने कह दिया कि उस बस अड्डे का निर्माण का कार्य जो है तत्काल शुरू किया जाए। एक बस अड्डा हमारा फतेहपुर में बनना है, और उसके हमने इजाज़त दे दी है। एक चंबा में लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से हमारा पुराने बस अड्डे पे बस अड्डा बनना है, और उसकी हमने इजाज़त दे दी है, उसका पैसा भी चला गया है। और एक मंडी में जो है बस प्रेजेंट बस अड्डा है, उसके ऊपर जो है जगह खाली है। अब क्योंकि बाईपास निकल गया तो बसेस भी बाईपास कुल्लू को हो जाएंगी, तो हमने कहा कि जो उसके ऊपर वो स्ट्रक्चर पे हमें इंजीनियर्स ने कहा है कि आप 6 मंजिल तक आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पे एक पार्किंग और एक जो है कॉमन फैसिलिटी सेंटर टाइप उसको बनाने का फैसला किया है, ताकि लोगों को सुविधा भी हो जाए और उनकी गाड़ियाँ भी पार्क करने की जगह वहाँ पे बन जाए। और एक ठियोग में हमने कमर्शियल कम्प्लेक्स बहुत देर से मांग थी, वहाँ पे ठियोग में हमारी लैंड है, वहाँ पे बार वहाँ के एमएलए भी और वहाँ की म्यूनसिपल कमेटी भी मांग कर रही थी कि यहाँ पे आप कमर्शियल कम्प्लेक्स बनाओ। उसकी हमने इजाज़त दे दी है। तो जो भी जयसिंहपुर भी इसमें हमारे नए बस अड्डों की श्रेणी में शामिल है, जिस पे कि हम काम आगे बढ़ाएंगे। और इसके बाद हमारे पास जो बस अड्डे, जो हमारा कांगड़ा का बस अड्डा है, कांगड़ा के बस अड्डे पे अवार्ड आया था कि उसको 26 करोड़ रुपया दिया जाए। और हमने प्रदेश सरकार से कहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है ले ली जाए, और इसकी एवज में जो पैसा है वो इनको दे दिया जाए। अभी तक आप लोग भी खबरें लगातार छाप रहे हैं कि जी वो करार ख़त्म हो गया है, और उसके बाद भी वो ही पैसा ले रहे हैं। लेकिन जो अवार्ड है उसमें बड़ा स्पष्ट है कि हमें वह अड्डा तब उपलब्ध होगा जब हम उसको 26 करोड़ रुपया देंगे, तो वो भी हमने कह दिया है। और दूसरा जो है धर्मशाला का बस अड्डा जो है, वो उसका जो है निर्माण कार्य जो पार्टी है उसने डिले किया है, क्योंकि वो भी ऐसा करार हुआ है कि उसको ज़मीन एसएच दे दी, और उसने डे 1 से पैसे लेने शुरू कर दिए वहाँ पे। और जिसके चलते हमने पीछे डिसाइड किया था कि एचआरटीसी की गाड़ियाँ वहाँ पे, क्योंकि अड्डा बना नहीं है, ज़मीन हमारी है, कब्जा उन्होंने ले लिया, तो वो एचआरटीसी की गाड़ियों से भी ले रहे थे। तो हमने ये कह दिया था कि हमारी बसेस तो कोई पैसा नहीं देंगी वहाँ पे। लेकिन हमने उनको नोटिस जारी कर दिया है कि अगर वो बस अड्डा बनाना चाहते हैं तो आके वो एक्सप्लेन करें, नहीं तो जो भी हमें
आगे एक्शन करना होगा वो हम अकॉर्डिंगली करेंगे। तो ये मोटे तौर पे हमारे ये फैसले थे, और जो हमारे पास लगभग 125 करोड़ रुपए के आसपास जो हमारे स्टेशंस बनने हैं ई बसेस के लिए या दूसरी बसेस के लिए, उसमें से लगभग 30-32 बन के 34 बन के जो हैं तैयार हो गए हैं हमारे, ताकि आने वाले टाइम में ई सर्विसेज के लिए पूरे प्रदेश में हमारे स्टेशन स्थापित हो जाएं। तो उसका पहला चरण हमारा लगभग पूरा हो गया है, और उसके अगले चरण की हम तैयारी कर रहे हैं, और उसमें अब हमारी वर्कशॉप की रेनोवेशन होनी है, तो उसके लिए भी पैसा हमारे पास उपलब्ध है। तो वो वर्कशॉप का भी हम काम शुरू करेंगे। और हमारे जगह जगह बस अड्डों पे हमारी दुकानें पड़ी हुई हैं और पूरे प्रदेश में पड़ी हुई हैं। हमने फैसला किया है कि अनएम्प्लॉयड लोगों को भी जो है 20% दुकानें हम अलॉट करेंगे, ताकि वो सब रोज़गार के लिए तैयार हो सकें। और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को हमने रूफ टॉप टावर्स लगाने की विजुअल साइट्स पे इजाज़त दी है कि जहाँ पे भी, और हमने ये भी फैसला किया है कि जो बिग ब्रांड्स हैं उनको हम अपने बस अड्डों पे इनवाइट करेंगे। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो आना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में, लोग उनको जगह जगह दे रहे हैं, तो HRTC भी उनको स्पेस ऑफर करेगी। और ऐसे ही जो हमारे गेस्ट रूम के बस स्टैंड के साथ गेस्ट रूम है, और वहाँ पे लोगों को स्टेइंग फैसिलिटी के लिए वो भी हम यूथ को आउटसोर्स करेंगे कि लड़के लोग जो हैं उनको इस्तेमाल करके जो है अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें। तो ये इस तरह के फैसले जो हैं, और ये है रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द रेंटेड शॉप्स, पार्किंग लॉट्स, वेकेंट प्रॉपर्टीज़, लैंड्स, एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है तैयार किया है उसके लिए, एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ताकि इन चीज़ों का नियंत्रण जो है सही तरीके से किया जा सके। तो ये कुछ ऐसे फैसले हैं जो कि मैं समझता था कि आपके ध्यान में लाए जाएं, और HRTC पूरी तरह अपने कर्मचारियों के लिए, अपने पेंशनर्स के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है, और जो भी संभव है वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक हमने HRTC की तरफ से एप्रिसिएशन अवार्ड्स जो हैं सालाना देने का फैसला किया है। हर साल जब हमारा सालाना डे आएगा, 50 साल तक हो गए, उसमें कि जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनके लिए हम एक कार्यक्रम उस दिन आयोजित करेंगे, जिसमें अवार्ड्स उनको देंगे जिन्होंने एक्सीडेंट नहीं किया है, जिन्होंने कोई टांका नहीं लगाया है, जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है, जिन्होंने कोई ऐसी उपलब्धि की है HRTC के लिए जो कि आप लोगों ने उजागर की है पब्लिक में। तो हर तरफ से, और उसमें हम हमारी जितनी भी कंपनीज़ हैं उनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि हम डीजल लेते हैं और उसके बाद गाड़ियां खरीदते हैं और पुर्जे लेते हैं। तो जितने भी है वो सब लोग एक हर साल एक बड़ा कार्यक्रम जो है हम आयोजित किया करेंगे, जिसके की, और
इसके हमने जिन लोगों की डेथ हो गई है और उनका पेंशनरों की और उनका जो है पैसा जो है ग्रेच्युटी देनी है, तो सरकार का ने फैसला किया है कि 20% ग्रेच्युटी जो है सरकार ने देने का फैसला किया। तो हमने कहा हम भी जिन लोगों की डेथ हो गई हम भी वो पैसा जारी करेंगे। और एक हमने दैनिक भत्ता जो है HRTC में जो 450 के आसपास 410 से 450 की 410 से 450 की 40 में बढ़ाया। 410 से 450 किया, तो 40 रुपये जो है इंक्रीज कर दिया, जो इस समय प्रेजेंट रेट है, तो वो हमने HRTC में लागू कर दिया। और एक हमने JOIT के जो है 171 पद जो है रेगुलर भरने का फैसला किया है। रेगुलर भर्ती जो है, क्योंकि पहले हमने कंडक्टर की भर्ती भी रेगुलर की थी, 357 कंडक्टर जो हैं रेगुलर भर्ती किए गए, फर्स्ट टाइम कमीशन से भर्ती हुए। अब हम कोऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन उससे जो है हम ये 171 JOIT भरने जा रहे हैं। तो HRTC में अब एडहॉकिज्म पूरी तरह ख़त्म है, पीस मील वर्कर रेगुलर हो गए हैं और JOIT रेगुलर लग रहे हैं, कंडक्टर रेगुलर लग रहे हैं। और जो भी प्रदेश की तरक्की में, प्रदेश के वेलफेयर में HRTC ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और उस योगदान को देखते हुए हमने जो भी कर्मचारियों के लिए किया जा सकता है, पेंशनर्स के लिए किया जा सकता है, और ये क्रम निरंतर जारी रहेगा, ये मैं बोलना चाहता हूँ। सर, ये जो बसें आनी है अभी, जो आप कह रहे थे 2 महीने में रिप्लेस हो जाएगी 500 बसें? नहीं, 500 बसें तो हट जाएंगी, बाकी जो रिप्लेसमेंट है वो उस टाइम तक आ जाएगी। नहीं, ऐसा है कि HRTC के पास बसों की कमी नहीं है। HRTC का फ्लीट जो है 3200 बसों का फ्लीट है। तो एक फार्मूले के तहत बसेज हटनी है। एक तो जो 12 मीटर लंबी बसेज आई थी हमें, वो हिमाचल प्रदेश में जो है एक सही एक्सपेरिमेंट नहीं रहा उन बसों का। वॉल्वो में तो वो ठीक है, लेकिन जो दूसरी बसेज हैं वो लोकल में वो कामयाब नहीं हुई बसेज। तो वो बसेज कुछ खड़ी रहती हैं, कुछ को कहीं ना कहीं चलाने की कोशिश करते हैं। हम जब चलाते हैं तो आप लोग शोर मचा देते हैं, फिर हम फिर रोकते हैं, फिर चलाते हैं, क्योंकि उनके इंजन ठीक हैं, उनके इंजन्स ठीक हैं, लेकिन ये है कि लंबी बसेज हैं और पहाड़ के मुताबिक नहीं हैं। तो इसलिए, और उस लॉट में 700-800 बसेज आई थी और छोटी बसेज तो चला रहे हैं हम। और लेकिन कुल मिला के फ्लीट को कैसे बदला जाए, किस ढंग से बदला जाए, उसके हम प्रयास कर रहे हैं। और साथ में ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक बसेस को किसी न किसी ढंग से इंट्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाएं। अब फर्स्ट लॉट में 297 बसेस का ऑर्डर है। अब जब भी वो हमारा सप्लाई देते हैं वो, तो काफ़ी इजी हो जाएगा। 280 बसेस अभी तक हम खरीद चुके हैं, अभी तक 280 बसेस खरीद चुके हैं। और वॉल्वो का भी हमारा 94 बसेस का फ्लीट है। एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, हमारे पत्रकार साथी बार बार जिस बात को मेंशन करते हैं कि दिल्ली से प्राइवेट वॉल्वोस का जखीरा आता है और उसको HRTC रोकता नहीं है, एक बात, या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रोकता नहीं है।
या फिर ये कहते हैं कि HRTC की बसों में किराया ज़्यादा है। तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये केंद्र सरकार ने एक फैसला किया जिसके तहत उन्होंने ये कि जो भी व्यक्ति इस देश में बस चलाना चाहता है वो 3 लाख रुपया केंद्र के पास जमा करवाए, वो कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं भी बस चलाए। अब लोग 3 लाख रुपया केंद्र के पास जमा कराते हैं और वो बस लेके सड़क पे आ जाते हैं, और उससे जो है हमारी बसेस को तो सारे प्रॉपर टैक्स देना पड़ता है। हम चंडीगढ़ का टैक्स भी देते हैं, हम पंजाब का भी देते हैं, हम हरियाणा का भी टैक्स देते हैं, हम दिल्ली का भी टैक्स देते हैं, हम एक रेगुलेशन से चलते हैं। लेकिन ये जो 3 लाख रुपया जमा करके, हालांकि कायदे के मुताबिक उनको एक जगह से बस भरनी है और दूसरे गंतव्य स्थल पे लेके जानी है, लेकिन केंद्र सरकार ने उन पे और मेहरबानी कर दी, उनको जो है दिल्ली बस अड्डे पे काउंटर दे दिया। अब वो दिल्ली बस अड्डे पे भी बेखौफ जो है बस भरते हैं, फिर वो जो है करनाल में भी सवारी उठाते हैं, कुरुक्षेत्र में भी उठाते हैं, वो चंडीगढ़ से भी उठाते हैं और फिर आगे आते हैं। यहाँ हम जब उनको रोकने का प्रयास करते हैं तो यहाँ विपक्ष के लोग कहते हैं टूरिज्म को नुकसान हो रहा है। लेकिन असल में मेन बात यह है कि ये 3 लाख का जो कंसेप्ट है ये यूनियन गवर्नमेंट ने लागू किया और ये पूरे देश में बसें जा रही हैं। ये सिर्फ हिमाचल ही नहीं आ रही हैं कि धर्मशाला, डलहौजी या मनाली जा रही हैं, ये पूरे देश में जा रही हैं। अच्छा, ये अगर ये काउंटर पे बस 2 बसें लगाते हैं, अगर इनकी एक भरी तो ये तो दोनों बसों की सवारी एक में डालते हैं और कहते हैं कि चलो। फिर ये किराए का भी उसी में तय कर लेते हैं कि अभी किराया हमें 700 लेना है, अभी हमने 600 लेना है, अभी 800 लेना है। हमारी बसें रेगुलेशन से चलती हैं, हमारा ड्राइवर को ये अधिकार नहीं है कि वो टिकट का जो है कोई आकार बदल दे, उसको तो वही लेना पड़ेगा जो है तयशुदा मानकों के द्वारा लेना है। तो इसलिए ये कहना कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इनको नियंत्रित नहीं कर रहा, वो तो हमारे नियंत्रण से बाहर है। हम तो अदालत में गए हैं, हम अदालत में गए हैं कि ये बसें जो हैं अगर चलनी भी हैं तो इनकी पहले लिस्ट बननी चाहिए कि इसमें कौन सी सवारियां चढ़ी हैं और ये कहाँ जा रही हैं, किस होटल में जा रही हैं, कहाँ रुकेंगे और कौन सा ये टूर लेके जा रहे हैं। लेकिन अब वो पूरे देश में ही इस ढंग से जो है उनका प्रचलन हो गया। सर, उनका कोई रूट परमिट नहीं है? उनका तो ये है ना, उन्होंने तो वहां का दिल्ली को लिख के देना है कि हम 3 लाख रुपया जमा करा रहे हैं, हम जो है दिल्ली से धर्मशाला चलेंगे, तो बस 3 लाख ही है। वैसे तो मैंने ट्रांसपोर्ट MD साहब को कहा है आप भी कुछ जो है रास्ता तलाशो, आप भी 3 लाख ही जमा कराओ, आपने क्यों 25 लाख टैक्स जमा कराना तो इतना भारी भरकम हम टैक्स देते हैं। तो लेकिन ये देश के कानून है, उसके मुताबिक कुछ चीजें हमारे बस में नहीं है। सर, ये हिम बस कार्ड कब इसकी लास्ट डेट है सर, तय कर लिया सर? किसका? जैसे हिम बस कार्ड बन रहे हैं लोगों के, 21,000 कार्ड आप लोगों के 21,000 कार्ड बन गए। ये हिम बस का जो है ना, ये रियायती सेवाओं के इसकी अंतिम डेट ये रियायती सेवाएं जो हैं अब उसके लिए ये बहुत कामयाब मॉडल साबित हो रहा है और 31 जनवरी तक तो हमने इसके लिए रखा है कि आप बनाओ, उसके बाद हम मैंडेटरी कर देंगे कि सबके पास ये होना चाहिए। और ये एक अच्छा पहचान भी है और इससे हमें भी स्पष्ट हो रहा है कि कौन लोग रियायती चलने वाले हैं, कौन क्या कितना किराया हमारा, क्योंकि हमने भी क्या स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लेना होता है तो हमारी भी कैलकुलेशंस जो हैं ये मॉडल वैसा ही मॉडल है जैसा आपने देखा कि हमारा अभी जो पेंशनर्स पे चल रहा है कि उसमें पता लगा कि 32,000 लोग जो जिनकी डेथ हो चुकी थी वो पेंशन ले रहे थे। जब वो पॉलिसी आई तो पता लगा कि अभी तक चल रहा है ट्रैकिंग, तो 32,000 तो ऐसे लोग निकल आए कि
तो इसमें भी हमारा बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। और एक हमने HRTC में ये कहा है कि वो जहाँ पे स्कूली बच्चे आपके जाते थे, वो स्कूली बच्चे मुफ्त जाते थे। जहाँ हमारी बसें हटी हैं या कुछ जगह पे, और प्राइवेट बसेस के साथ जो करार हुए हैं, वो बच्चों को लेके नहीं जाते। तो हमने कहा कि जो स्कूली बच्चे हमारा जिम्मा है कि वो स्कूल पे ढंग से पहुँचे, समय पे पहुँचे, तो वो हम द्वारा कैलकुलेट करा रहे हैं कि जहाँ भी 10 बच्चे से ज़्यादा कहीं बच्चे परेशान हो रहे हैं, एक जगह पे वहाँ बस नहीं आ रही है, वहाँ बसों को कैसे हमने चलाना है, उस मॉडल पे भी हमारा HRTC वर्क करेगा, ताकि किसी को जो महिलाएं हैं, जो मतलब आम महिलाएं हैं, जो रियायती नहीं है, 28 कैटेगरी आपकी रियायती है, तो क्या उनको भी वो बनाने पड़ेंगे? इन बस कार्ड उनके लिए भी आवश्यक है? 50% में बढ़ाना पड़ेगा। विमेन कंसेशन के लिए नहीं, 28 कैटेगरीज हैं, उनको बढ़ाना पड़ेगा। उन्हीं को ना, उसके अलावा जो महिलाएं जिनको 50% उनको भी बढ़ाना पड़ेगा। वो 28 का पार्ट है ना, वो रियायती आप चाहे प्रेस वाले क्यों ना हो, आपको भी बनाना पड़ेगा। अगर आपने हमारी बस में रियायत पे चलना है, तो जो भी 28 कैटेगरीज हमारे से रियायत लेती हैं, उनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो कार्ड बना लें, ताकि ना तो उनको असुविधा हो, ना ही जो है कॉर्पोरेशन को कोई दिक्कत है। सर HRTC में युक्तिकरण होगा। सीएम साहब कह रहे हैं कि बड़े अधिकारियों की फौजें हैं, जबकि जरूरत हमें ड्राइवर कंडक्टर्स की है, तो युक्तिकरण होगा HRTC में? नहीं, देखिए, ऐसा है कि यहाँ तक युक्तिकरण का बात है, हमारे पास कुल मिला के, हमने एक्सरसाइज कर ली है, हमारे पास कुल मिला के 74 ऑफिसर हैं, 74 ऑफिसर हैं, और जो क्लास 1 एंड 2 के ऑफिसर हैं। हम अब 3200 बसें चलाते हैं, हमारे 10,000 के आसपास एम्प्लॉई हैं। एम्प्लॉइज पे, ऑफिसर पे हमारी तनख्वाह सिर्फ 1% खर्च होती है। और जैसे हमारे 12 ज़िले हैं, तो हमारे 6 ज़िलों में जो है RMC नहीं है, तो हमने ट्रैफिक के लोगों को डिप्यूट किया हुआ है। तो आज भी उस पर काफ़ी एक्सरसाइज हुई। कुछ पोस्टें हम हटा रहे हैं, कुछ पोस्टें युक्तिकरण के तहत हमें जो चाहिए, हमें मैकेनिक चाहिए हैं, हमें स्टोर कीपर चाहिए हैं, तो कुछ पोस्टें हमने आज हटाई हैं, और उनकी जगह जो पोस्टें हमारे लिए ज़रूरी हैं, उन पोस्टों को हम ऐड कर रहे हैं। जैसे ही उसी क्रम में हम 171 पोस्टें जो है JTO की, JOIT की हम भरने जा रहे हैं। तो लगातार प्रयास है कि HRTC में रेगुलर भर्ती हो, उस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। HRTC में 680 कर्मचारियों को अब तक हम नौकरी दे चुके हैं, 680 प्रेजेंट गवर्नमेंट बनने के बाद, 357 तो जिसमें रेगुलर कंडक्टर ही हैं, और बाकी भी हम भर्ती कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन भी कर रहे हैं, और जो भी इनकम बढ़ाने के जो भी मेजर्स हैं वो हम ले रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट की जो हमारे से एक्सपेक्टेशंस हैं HRTC से, वो भी हम कर रहे हैं। कुछ बस अड्डे हमने जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दे रहे हैं हम। कुछ जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उससे इनका कोई काम नहीं है, वो हम कह रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को वो ले लें। और तो इसलिए सारा व्यवस्था देखी जा रही है, और जो भी हो संभव है आय बढ़ाने के लिए वो कदम उठा रहे हैं। जो भी टेक्नोलॉजी को रिन्यूअल के लिए ज़रूरत है वो हम कर रहे हैं, और उसके अलावा जो कोशिश है कि बेहतरीन तालमेल से हम नई गाड़ियां डाल सकें, नया फ्लीट कर सकें, और पुराने फ्लीट को हम हटा सकें। तो प्रयास हमारे लगातार चल रहे हैं। सर, आपने एक बात कही कि 171 आपने कहा कि 171 JOIT के रेगुलर पद भरे जाएंगे, एड हॉक नहीं होंगे। इससे पहले आपने कहा था कि हमने जो कंडक्टर भर्ती की वो भी HPPSC के माध्यम से की। तो CM की एड हॉक नीति पर आपकी स्टेटमेंट को व्यंग्य या तंज समझा जाए?
नहीं ऐसा है ना, तंज तो आप किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। आप बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं तो इसलिए हमारा ये है कि HRTC में हम किस ढंग से रेगुलर नौकरियां दे पाएँ, और HRTC एक मॉडल हो जाएगा। अब HRTC एक मॉडल हो जाएगा रेगुलर सर्विस का, क्योंकि कंडक्टर आपने कभी नहीं सुने होंगे कि कमीशन से भर्ती हुए। फर्स्ट टाइम 357 कंडक्टर जो हैं कमीशन से भर्ती हुए हैं, और जो उनका पेपर था जो मैंने देखा, तो मैं नहीं समझता कि अच्छा व्यक्ति भी जो है उसका जवाब दे पाए। तो वो लौट आया है, कंडक्टर्स में वो लोग आए हैं जिन्होंने ऐसे क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं। तो ठीक है, हमने कंडक्टर भर्ती किए हैं, रेगुलर किए हैं। हम JOAIT जो हैं भर्ती करने जा रहे हैं, ये भी हम रेगुलर कर रहे हैं। तो कम से कम, और हमने पीस मील जो थे उनको अगर कॉन्ट्रैक्ट पे ले आए हैं, तो हमने काफ़ी कोशिश की है कि कर्मचारियों को, अच्छा फिर OPS हमने लागू की। OPS 9,099 लोगों को OPS में लाना ही 10,000 में से एक बहुत बड़ी सफलता है कि लोगों को हम OPS के दायरे में ले आए, और जिन लोगों को लगनी नहीं थी उनको भी हमने जो है OPS लगाई है। तो रिफॉर्म्स का दौर चल रहा है, जो हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। बाकी जो आप समझते हैं वो आप भी समझते जाओ। इसमें जो रखेंगे ये जॉब ट्रेनिंग नहीं होगी, सीधे डायरेक्ट लगेंगे। नहीं, पहले जॉब ट्रेनिंग होगी ये। नहीं ऐसा ना, वो तो गवर्नमेंट की नीति क्या है, वो भी रेगुलर की नीति है ना, वो कोई वो नहीं है। लेकिन ऐसा है, हम अब गवर्नमेंट ने सेक्रेटेरिएट स्तर पे जो है एक डिपार्टमेंट बनाया है, डायरेक्टोरेट ऑफ रिक्रूटमेंट, और हम उसके बाद भर्ती होगी। जो हमीरपुर में हमारा अधीनस्थ चयन बोर्ड या कमीशन जो भी है, उसको हम भर्ती दे रहे हैं। तो 171 लोग वहाँ से भर्ती होंगे, लेकिन हमने कोई भी आउटसोर्स भर्ती को यहाँ पे नहीं दिया, क्योंकि पीस मिल की इतनी बड़ी भर्ती हो गई थी किसी समय में, क्यों उनको रेगुलर करते हुए, उनको सरकारी नौकरी में कॉन्ट्रैक्ट में लाते हुए बहुत टाइम लग गया। और हमने अभी आके काफ़ी लोगों को कोशिश की है कि उनको उनका ड्यू मिले। कर्मचारी को हम उसका ड्यू देना चाहते हैं, पेंशनर को उसका ड्यू देना चाहते हैं, और हम दे रहे हैं। और जो भी हमारे डायलॉग भी लगातार हो रहे हैं, लेकिन ये है कि मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप भी लगातार HRTC में सफ़र करते रहें। हर आदमी के मन के HRTC बहुत नज़दीक है, और HRTC ही एक ऐसी सर्विस है जो कि हर वहाँ जाती है जहाँ पे लास्ट आदमी को छोड़ने जाती है। और घाटे के रूटों पे HRTC ही चलती है। जितने भी घाटे के रूट हैं, लगभग 94% रूट घाटे के हैं, लेकिन HRTC चलती है। रियायती सफ़र सिर्फ HRTC ही कराती है, कि कोई और बच्चों को जो है बस में नहीं चढ़ाता। लेकिन हमने जो है बच्चों को लेके जाना है, महिलाओं को लेके जाना, ये HRTC ही करती है। तो इसलिए चाहे वो घाटे के रूट हों, चाहे वो रियायती सफ़र हो, और चाहे कोई कार्यक्रम हो, हर जगह डिज़ास्टर में HRTC ने बहुत रोल प्ले किया है। उससे पहले जब कोरोना आया था, उसमें भी HRTC ने बहुत रोल प्ले किया लोगों को अपने गंतव्य स्थलों पे। तो ये आपकी अपनी बस है, इसको दिल के आप करीब रखें, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। सर मंडी रैली सर कितनी कमाई की सर HRTC ने, जो बस सेवा की? देखो, हमारे से तो आप बस ले लें, हम आपको भी दे देंगे। सर मंडी को लेकर बात हो रही है, आपने अधिकारियों से कहा कि रात के अंधेरे में निपटा दिए जाएंगे। रात के अंधेरे में आपकी भी तो JP नड्डा से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के मायने क्या है? क्या ये गृह युद्ध का इंडिकेशन है? नहीं, ऐसा है कि वैसे तो ये HRTC की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं चाहता हूँ कि आप HRTC तक सीमित रखें।
लेकिन जहाँ आप हो वो सीमित तो रह नहीं सकती, वहाँ तो होके ही हटेगा कि, तो इसलिए जो है हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दल अध्यक्ष जो हैं